अस्सलाम वालेकुम। हमारा सेकंड लेक्चर है आज। ओके, गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन का, अकाउंट्स ऑडिट वगैरह देखें। मैं लिख लेता हूँ लेक्चर सेकंड। आज हमने ये हमारा सिलेबस है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स, इसको पढ़ना है। ये हमारी बुक है एमसीक्यूज़ की, वेन सीरीज़ की। तो आज हमने इसके एमसीक्यूज़ को देखना है। सही हो गया। तो हम यहीं से इस पर मतलब जो सॉल्व हो सका हम यहाँ भी कर देंगे। ओके। देखें, सबसे पहले हम अपनी स्लाइड्स पर आते हैं और देखते हैं ये क्या होते हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। ये अकाउंटिंग साइकिल है, हम इसे पहले भी देख चुके हैं कल। अकाउंटिंग साइकिल्स प्रोसीजर्स हमने देखा था कि क्या होता है। सबसे पहले आइडेंटिफाई रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस होती हैं। उसके बाद कि आपने अकाउंटिंग एंट्री को रिकॉर्ड करना भी है कि नहीं, अब उस पर भी देख लें। अकाउंटिंग ना मॉनेटरी वैल्यूज़ को रिकॉर्ड करती है, इवेंट को रिकॉर्ड करती है। इवेंट, अकाउंटिंग की दुनिया में इवेंट क्या होता है? जो आपके एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल में चेंजेस ले आए। सही। अब इसका सुन लें। आपने इंटरव्यू रिक्रूट किए 100 लोगों के, उनमें से 10 लोगों को आपने ज्वाइनिंग दे दी और आपने कहा 5 दिन बाद आप आ जाएं। अब ये सारा काम आपका जॉब ऑफ़र करना, उनका इंटरव्यू करना, उनको जॉब लेटर दे देना और 5 दिन बाद वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अकाउंटिंग के अंदर ये सारे ट्रीटमेंट नहीं काउंट होंगे। ये सारे ट्रीटमेंट नहीं काउंट होंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने उनको सैलरी नहीं दी, उन पे एक्सपेंस नहीं किया, उनसे सर्विसेज नहीं ली। सही। हाँ, इस काम पर कोई अगर आपका फिनेंशियली कोई एक्सपेंस हुआ है तो आप उसे रिकॉर्ड करेंगे रिक्रूटमेंट चार्जेस के नाम से। अदरवाइज ये सारे क्या कहलाएंगे? अकाउंट्स की दुनिया में ये इवेंट्स नहीं कहलाएंगे, क्योंकि जब इवेंट होता है तभी जर्नल एंट्री पास होती है। अक्सर एमसीक्यूज आता है कि आपने ना एक असिस्टेंट को हायर किया है, बताएं क्या जर्नल एंट्री होगी। तो असिस्टेंट को हायर करने की कोई जर्नल एंट्री नहीं है। आपने फलां कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है 3 साल का, और वो कहेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो $4 मिलियन का है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बताएं क्या जर्नल एंट्री होगी? तो कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी कॉन्ट्रैक्ट की। क्यों? क्योंकि ना आपने अभी तक काम किया है, आज कॉन्ट्रैक्ट किया है। हो सकता है कंट्री में कुछ ऐसे हालात आ जाएं, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाए 2-3 दिन बाद। जब तक आप वहाँ पे ज़रा सा भी अपनी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर देते या उनसे ज़रा सा कैश रिसीव नहीं कर सकते, तो वो उसकी जर्नल एंट्री नहीं होगी। ठीक हो गया? तो ये आपने याद रखना है कि हर चीज़ की जर्नल एंट्री नहीं करनी। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन है पहले। ये एमसीक्यूज आता है कि बताएं अकाउंटिंग साइकिल कहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये आपने वहाँ पर ऑप्शन होगा आइडेंटिफाइंग। अगर रिकॉर्डिंग ना भी हो ना, तो वहाँ पर सिर्फ अगर ये ऑप्शन हो आइडेंटिफाइंग का, तो आपने इसको चूज़ करना है। उसके बाद जनरल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, फिर आप लेजर्स बनाते हैं, फिर अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, वर्कशीट, एडजस्टिंग एंट्रीज। ठीक है। वर्कशीट एक रफ अमल होता है, इसलिए उसने ऑप्शनल लिखा हुआ है। जब हम पढ़ेंगे वर्कशीट तो देखेंगे। उसके अलावा फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है आपने, उसके बाद क्लोजिंग एंट्रीज। कल भी वैसे मैंने ये साइकिल पढ़ा दिया था। इससे आगे पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस होता है, उससे आगे रिवर्सिंग एंट्रीज होती हैं। ठीक है, लेकिन इतना काफ़ी है। अगर आपसे वो पूछता है तो क्लोजिंग एंट्रीज पर आके रोक दें आप। साइकिल हो गया। अब देखें जो हमारा आज का टॉपिक है, ये आपने एसेट्स वगैरह जो भी कंपोनेंट हैं वो देख लेने हैं। आज के हमारे टॉपिक में है ये चीज़ें हैं।
नॉर्मल ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ी जाती, ठीक है, क्योंकि पेपर में सवाल इस पर नहीं आते तो नहीं पढ़ी जाती, लेकिन अब गवर्नमेंट जॉब्स में इस पर बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। आपका फिर से बता दूं, फेडरल का टेस्ट 20 नंबर की इंग्लिश होती है, जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। 80 नंबर के 8 या 10 क्राइटेरिया होते हैं, तो आप समझ लें एक क्राइटेरिया ये है, तो या तो 10 क्वेश्चन रेंज रखें, 8 से 12 क्वेश्चन इसी में से आएंगे। अब आपने ये नहीं सोचना कि नहीं हम तो जनरल एंट्रीज के मास्टर्स हैं, हमें तो अकाउंटिंग आती है, हमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। आपको ये आने चाहिए। 8 से 12 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे, अब उसकी मर्जी है 8 दे या 12 दे, 10 दे, 9 दे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, पढ़ते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। इसमें देखें, पहला कंसेप्ट है हमारा गोइंग कंसर्न, दूसरा है एक्रूअल बेसिस, मटेरियलिटी, कंसिस्टेंसी, प्रूडेंस, ड्यूअलिटी, ठीक है। ये प्रूडेंस का एक और भी नाम है क्रिटिसिज्म, क्रिटिकल कंसेप्ट हो जाता है ये। अच्छा, बिजनेस एंटिटी, इसका उसको हम सेपरेट बिजनेस एंटिटी काउंट करते हैं। हिस्टोरिकल कास्ट, ठीक है। ये आपके कंसेप्ट हैं, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंसेप्ट हो गए आपके अकाउंट्स के। अब देखें गोइंग कंसर्न, ये आपने खुद पढ़ लेना है स्क्रीनशॉट लेकर, या इसी लेक्चर के मैं आपको दे देता हूँ, या आप किसी भी गूगल पर या चैट जीपीटी पर जाकर ना ये कंसेप्ट पढ़ सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताते जाता हूँ, फिर हम प्रैक्टिस पर जाते हैं एमसीक्यूज की। गोइंग कंसर्न का ये मतलब है कि जैसे ही आपने किसी बिजनेस को स्टार्ट किया है, आपको उसकी इनफिनिटी लाइफ मिल गई है। बिजनेस की जो लाइफ होती है वो इनफिनिटी होती है, कभी ना ख़त्म होने वाली। उसे ख़त्म किया जाता है, जैसे ह्यूमन लाइफ है ना, वो कभी भी ख़त्म हो सकती है, उसकी लिमिट है 60 साल, 40 साल, 50 साल, ऐसा नहीं है कि इन्फिनिटी है। लेकिन बिजनेस अगर आपने एक स्टार्ट किया है तो आप उसे खुद मारेंगे, आप उसे जब तक खुद किल नहीं करेंगे वो चलता रहेगा, ठीक हो गया। तो गोइंग कंसर्न ये मान के चल रहा होता है कि बिजनेस की जो लाइफ है वो इन्फिनिटी है, और उसकी लाइफ को फिर हमने क्या कर दिया है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और उसे हम कहते हैं ईयर 1, ईयर 2। ये याद रखना है आपने। आप नॉर्मली क्या अकाउंटिंग में पढ़ाया जाता है, द अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट गोइंग कंसर्न के कंसेप्ट से रिलेट करता है। कैसे? आप इस पूरे साल की एक ही फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं कि पूरे साल में क्या नफ़ा नुकसान हुआ, क्या फिनेंशियल पोजीशन है। फिर अगले साल की बनाएंगे, वो सेपरेट होगी। फिर अगले साल की, हाँ हो सकता है फिर आप 5 सालों की कंबाइन कर दें, लेकिन बनाएंगे ईयरली, ठीक हो गया। इसे कहते हैं गोइंग कंसर्न, और ये चलता रहेगा लाइफ टाइम। कंपनीज को देख लें, आपने सुना होगा कोई कंपनी 200 साल से है, कोई 150 साल से है, कोई 400 साल से है। कैसे? क्योंकि उनको चलाने वाले बदलते रहते हैं, तो कंपनी चल रही है, वो एक बिजनेस है। सेकंड है एक्रूअल बेसिस, बहुत ही अहम कंसेप्ट है न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर भी, एक्रूअल बेसिस। ये वाला, अब इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज याद रखें, दो ही तरह के अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं। अकाउंटिंग सिस्टम मैं यहां लिख रहा हूं, दो ही तरह के। ये भी पूछेगा, बल्कि 3 तरह के भी होते हैं जो मैंने एमसीक्यूज में पढ़ा है, ठीक है। नॉर्मली हम इसे दो तरह, एक होता है कैश और एक होता है एक्रूअल। सही। हम जो टोटल अकाउंटिंग हमने पढ़ी है वो एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग है। एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है कि आपने रेवेन्यू को तब रिकॉर्ड करना है जब वो एग्जिस्ट कर गई है, आपने एक्सपेंस को तब रिकॉर्ड करना है जब वो एग्जिस्ट कर गया है। अब चाहे आपने पेमेंट रिसीव कर ली हो, चाहे पेमेंट रिसीव ना की हो, सेम इसी तरह, चाहे आपने पेमेंट की हो, चाहे पेमेंट ना की हो। मान ली हमने सेल की 100 रुपीज़ की, उस बंदे ने अभी कैश नहीं दिया, तो हम उसका नाम लिख देंगे कि अवैस ने हमारा 100 रुपये देने हैं। तो एंट्री हो गई। जब वो हमें कैश दे देगा तब क्या लिखेंगे, कैश डेबिट, और अवैस को क्रेडिट कर देंगे, ठीक हो गया। अब देखिए ओरिजिनल एंट्री क्या होनी थी
कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अवैस डेबिट वाला अवैस क्रेडिट वाले अवैस से ख़त्म हो गया। अगर वो एट अ टाइम कैश पेमेंट कर देता तो ये एंट्री हो जाती। तो इसका मतलब है हमने सेल कब रिकॉर्ड की, जब हमने सेल कर दी। सेम उसी तरह एक्सपेंस के केस में हम मंथली रेंट पे कर रहे हैं, तो मंथ गुजरा, 31 डेट आ गई, 30 या 31, मकान का मालिक किराया लेने आया है या नहीं। जब आप 31 को बैठकर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, मंथली फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होंगे, मान लें अगस्त का मंथ एंड हुआ है, 31 अगस्त को आप लिखेंगे कि रेंट आ चुका है, रेंट लग चुका है। अगस्त के खर्चों में आप लिखेंगे रेंट एक्सपेंस 5000 और रेंट पेएबल। आपने क्योंकि अभी अदा नहीं किया ना, आपने 5 तारीख को पे करना है, ये करेंगे। अब जब भी आप ये रेंट पे करेंगे फिर क्या होगा, ये जो आपने लायबिलिटी क्रिएट की है इसको डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे। अगर आपने 31 को या 31 से पहले दे दिया होता तो ओरिजिनल जो एंट्री बनती वो क्या बनती, रेंट टू कैश। ये देखिए ख़त्म हो गया, पहले क्रेडिट किया था अब डेबिट हो गया। ठीक है, तो एक्रूअल कंसेप्ट हमें ये बताता है खर्चे को रिकॉर्ड करना है चाहे पेमेंट करें या ना करें। कैश कंसेप्ट में ये होता है जब तक आप कुछ कैश रिसीव ना करें या पेड ना करें आप एंट्री ही ना करें। गवर्नमेंट में ऐसा होता है। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर जो हमने टोटल अकाउंटिंग एडजस्टिंग एंट्रीज ले लें, करेक्टिंग एंट्रीज ले लें, तो हम तो यही करते हैं कि जैसी सेल हुई रिकॉर्ड करें। और हमें तो बाकायदा पढ़ाया गया है कि एंट्रीज कैश पर होती हैं और क्रेडिट पर भी होती हैं। ठीक है, तो हम एक्रूअल बेस कंसेप्ट को लेकर चल रहे हैं। सही, नेक्स्ट देख लें। तीसरा है मटेरियलिटी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ क्योंकि हो सकता है आगे पीछे हो जाए। मटेरियलिटी एक लफ्ज़ ये याद रखें कि ना हमने सिर्फ मटेरियल थिंग्स को देखना है, सिर्फ ज़रूरी चीज़ें जो फिनेंशियली और मॉनेटरी टर्म्स में ज़रूरी हैं। ठीक है, ये देखिए ये रहा, कहता है इंफॉर्मेशन इज मटेरियल इफ ओमिटिंग, अगर आप भूल गए हैं, मिसस्टेटिंग और obscuring it could reasonably be expected to influence decision that the primary user of general purpose financial reports make on the basis of these reports, which provides financial information about specific reporting entity. ठीक हो गया। Here are some key issues within the definition of ये वाला, be aware. The first, materiality is different, complete accuracy. हाँ, अब देखें अब फिनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनाई जाती हैं, ताकि फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन देखता है, किसके लिए देखना ज़रूरी है, गवर्नमेंट और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिन लोगों ने फिनांसिंग की हुई है। फिनांसिंग मालिक करते हैं, इन्वेस्टमेंट जिन लोगों ने आपको लोन दिया हुआ है। पब्लिक जो कि आगे फिनांसिंग करने का सोच रही है, और हर वो कंज्यूमर जो आपकी प्रोडक्ट ख़रीदता है। ऐसे ही तो सबको देखना है। अगर इस दौरान गवर्नमेंट ने क्यों देखना है, टैक्स आयद करना है आप पर, इस दौरान अगर आप फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ भूल जाएंगे या कुछ गलत स्टेटमेंट भेज देंगे तो वो तो मसला होगा फिर। ठीक है, तो ये होता है मटेरियलिटी कंसेप्ट कि गैर ज़रूरी चीज़ों को नहीं लिखना और ज़रूरी चीज़ों को ना छुपाना है, ना मिस स्टेट करना है। ठीक हो गया। तो ये है मटेरियलिटी कंसेप्ट। ठीक है, एमसीक्यूज में हम इसको मज़ीद डिटेल में देखेंगे, अदरवाइज़ आप इसकी ये चीज़ें पढ़ लीजिएगा गूगल से, क्योंकि हमारा ज़्यादातर लेक्चर जो है वो प्रैक्टिस पर मैं चाहता हूँ बने,
ये थ्योरेटिकल हैं तो ये तो आपने खुद ही पढ़ने हैं। आगे देखें, कंसिस्टेंसी एक कंसेप्ट है कंसिस्टेंसी, ये वाला। ठीक है, कंसिस्टेंसी क्या होती है कि आपने शुरू में अकाउंटिंग के जो प्रोसीजर्स हैं, जो मेथड्स हैं, जो एस्टिमेशन है, शुरू में जो आपने लगा दिए हैं, बेहतर है आप उसी कंसिस्टेंसी के साथ उनको जारी रखें। ठीक हो गया? कैसे देखें, ये है द यूज ऑफ द सेम मेथड ऑफ द सेम एटम either of the period to period within a reporting entity is a single period across entities is a straightforward principle is intended to enhance financial reporting making it easier to user। अब इसकी मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। आप सब लोग BCom या 3-4 सालों से अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। जैसे कोई डेप्रिसिएशन होती है या इन्वेंट्री मेथड होता है, आपने इन्वेंट्री मेथड पढ़े होंगे, ये वाले FIFO, LIFO, एवरेज, स्पेसिफिक, जो भी आपने पढ़े हुए हैं। सेम इसी तरह डेप्रिसिएशन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, डबल डिक्लाइनिंग मेथड, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। अब वो कहता है इसमें क्या होता है, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है। अगर आपने कोई एक मेथड चूज किया था, स्ट्रेट लाइन मेथड, उसकी बेस पर आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप उसी को ही लेकर चले। ये है कंसिस्टेंसी। आपने लाइफो मेथड चूज किया था तो उसी को लेकर चलें जैसे ही। और पीरियड टू पीरियड, यानी कि ये मान लें 5 साल हैं, इस पहले साल में ये मेथड था तो दूसरे, तीसरे, चौथे आप उसी को लेकर चलें उसी इक्विपमेंट पर। सही। अगर आपने बदला तो आपको वर्किंग नोट्स के अंदर अच्छी खासी डिटेल देनी पड़ती है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनहेंस कर जाती हैं। इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। अगर आप उसी, अब आप मान लें अगर आप ये नहीं करते, अब आपने पहले साल स्ट्रेट लाइन मेथड लगाया यहाँ पे, अगले साल आपने डिक्लाइनिंग बैलेंस यहाँ लगाया, फिर डबल डिक्लाइनिंग लगाया, फिर सम ऑफ द ईयर, आपका जो यूज़र है वो अकाउंटिंग एक्सपर्ट नहीं है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, वो डिस्टर्ब ना हुआ तो गवर्नमेंट आ जाएगी आपके पास कि आपने क्या तमाशा लगा रखा है, आप हमें टैक्स बचाने के लिए आप इस तरह के मेथड को यूज़ कर रहे हैं ताकि आपकी खर्चे ज़्यादा शो हों, इनकम कम शो हो। जो बच्चे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े हुए हैं उनको सारी समझ आ रही होगी इन बातों की। बस आपने कंसिस्टेंसी को देख लेना है कि आपने मेथड चेंज नहीं करने। उसके बाद है प्रूडेंस कंसेप्ट। बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट आपको कहता है कि अगर फ्यूचर में किसी लॉस का आपको अंदेशा है तो आप उसको आज ही रिकॉर्ड करें। ठीक हो गया। लेकिन अगर फ्यूचर में किसी प्रॉफिट का अंदेशा है, एक्सट्रीमिस्ट प्रॉफिट का, तो उसे आप आज रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसकी बेहतर एग्जांपल है आपके डाउटफुल डेट्स। आपने पढ़ा होगा ओवरऑल, बैड डेट्स, अलाउंस फॉर डेट्स, डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेट्स, रिजर्व फॉर डेट्स। ये क्या है? सिर्फ बैड डेट्स के अलावा बाकी जितने आपने वर्ड्स देखे हैं ये आपको क्या बताते हैं कि आपको लगता है, ठीक है, डाउटफुल डेट्स या हम कहते हैं ना रिजर्व रख लेना बैड डेट्स के लिए। किसी शख्स ने आपके 1 लाख देना है या ओवरऑल आपके सारे अकाउंट रिसीवेबल्स जो हैं उन्होंने 1 लाख देना है। आपका पाकिस्तान में बिजनेस करके ये तज्जिया हुआ है कि आमतौर पर 20% पैसा क्या होता है, लोग खा जाते हैं, बेईमानी कर जाते हैं, फ्रॉड कर जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं। तो आपका ये अब क्या बन जाएगा, 20% बैड डेट्स रिजर्व बन जाएगा। तो आपको लगता है आप यहाँ बैठे हुए हैं, इस साल के अकाउंट रिसीवेबल्स हैं ये, आपको लगता है अगले साल में ये इसमें से 20,000 हमारा डूब जाएगा। अब अकाउंटिंग का ये कंसेप्ट आपको कहता है आप ना इसको आज ही रिकॉर्ड, इसी साल में रिकॉर्ड करें और उसका नाम रखें रिजर्व फॉर बैड डेट्स। देखें, अब अकाउंटिंग में कभी आपने नहीं पढ़ा होगा कि आपको लगता है ये जो बंदे हैं ना ये हमें 1,10,000 दे देंगे, या कभी आपने नहीं पढ़ा होगा अगले साल इतनी रेवेन्यू होगी तो रेवेन्यू को आज रिकॉर्ड कर लें। नहीं, सिर्फ आपको अंदेशा है कि ये 20,000 डूब जाएगा। अब असल में क्या होगा, असल में देखें जब नेक्स्ट ईयर आएगा, इन एक्चुअल सेंस नेक्स्ट ईयर हुआ क्या है, आपका 15,000 डूब है, या ये भी हो सकता है आपका 30,000 डूब जाए इसी 1 लाख में से।
अगर 15 डूबा है तो 5,000 रिवर्स हो जाएगा, ऐसे ही, क्योंकि आपने 20,000 रखा था ना। और अगर 30 डूबा है तो 20 आप पहले खर्चा लिख चुके होंगे और 10,000 और आप बैड डेट्स में लिखेंगे। क्यों रखा गया ये कंसेप्ट? बेसिकली समझ आती है कि बिजनेस अचानक हादसे यानी एक्सीडेंटल लॉसेस के लिए तैयार नहीं होता। ठीक है, जैसे आप गाड़ी में ड्राइविंग कर रहे हैं तो कितने सेफ्टी मेजर्स किए जाते हैं आपकी गाड़ी में। आपको बेल्ट दिया गया है, वो बलून जो आते हैं, धक्का लगे तो अचानक बलून आपके चेहरे पर आपकी बॉडी को कवर कर लेते हैं। आपके ग्लासेस इस तरीके से बनाए जाते हैं। ये सारे क्या है, ये आपको एक्सीडेंट से नहीं बचाएंगे, लेकिन एक्सीडेंट के बाद होने वाले नुकसान को किसी हद तक कवर कर जाएंगे। सेम इसी तरह अकाउंटिंग कंसेप्ट में वो क्या कहता है कि ये जो 20,000 हमने पहले यहाँ ही खर्चा लिख लिया था, उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो गया था। अगले साल अगर आपको 30,000 का पता लगता है तो 30,000 बहुत बड़ी रकम होती है ऐसे बिजनेस के लिए, तो आपने बचा लिया। अब 20,000 आप पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं तो 10,000 का धचका आप बर्दाश्त कर जाएंगे तकरीबन, क्योंकि आपके माइंड में ये भी था ना कि 20,000 तो हमने एस्टिमेट रखा है, हो सकता है 25 हो 30 हो, ये आपने एवरेज एस्टिमेट रखा था। इसे कहते हैं प्रूडेंस कंसेप्ट। आगे देखें, ड्यूअलिटी कंसेप्ट। लूकस पिचोली ने डेबिट क्रेडिट डबल साइड कंसेप्ट निकाला था। उससे पहले सिंगल एंट्री सिस्टम था अकाउंट्स के अंदर। आपने सारा आईकॉम 11वीं 12वीं की बुक्स में ही पढ़ लिया है। तो ड्यूअलिटी कंसेप्ट क्या कहता है आपको कि आप क्या करें, हर अकाउंटिंग इवेंट के 2 साइडेड को रिकॉर्ड करें, एक को डेबिट और एक को क्रेडिट। आप कभी अकाउंटिंग में ये 50 रुपीज़ को एक बार नहीं लिख सकते, आपको 2 बार ही लिखना होगा, एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, चाहे कोई भी इवेंट हुआ हो। इसे कहते हैं ड्यूअलिटी कंसेप्ट। ओके, refers to the fact that every transaction has a dual aspect and there requires use to double entry accounting. Double entry is often easier to do than to explain. Candidate would be wish to complete the many practices question and possible before taking the exam. ठीक है, क्या है, हम हर चीज के किसको 2 एक्सपेक्ट्स को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ड्यूअल एक्सपेक्ट्स को। ठीक है, आगे देखें, अगला आपका है, ये सारा ड्यूअलिटी कंसेप्ट ही जा रहा है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ये मैंने कल भी पढ़ा दिया था। आपने खुद को क्या कंज्यूम करना है कि आप एक अलग पर्सनैलिटी हैं और बिजनेस, आपका बिजनेस एक अलग पर्सनैलिटी है, चाहे सारा पैसा आप ही ने क्यों नहीं दिया हुआ। आप मरेंगे, आपके बेटे संभाल लेंगे, वो मरेंगे, उनके बेटे, बिजनेस चलता रहेगा, उसको इनफिनिटी लाइफ मिली हुई है। The business entity principle simply means that the purpose of maintaining accounting record for the business is treated as separate entity from the owner. किससे सेपरेट कर देनी है, ओनर से। अच्छा, ये भी सुन लें, जो कंपनीज होती हैं ना, वो प्योरली इस कंसेप्ट को पूरा कर रही होती हैं। देखें, अगर मैं अकेला कोई बिजनेस चला रहा हूँ ना, तो मेरी पर्सनल लाइफ इसे इफेक्ट ज़रूर कर रही होगी बिजनेस को। मतलब मेरी पंक्चुअलिटी मेरे बिजनेस को ज़्यादा रोशन करेगी। मैं कितना मेहनत हूँ, मेरे पास कितनी स्किल है, मेरे पास कितना पैसा है, मैं कितना पंक्चुअल हूँ, मैं लोगों के साथ कितना अच्छा हूँ, ये सारी चीज़ें इस पर इफ़ेक्ट होंगी। लेकिन कंपनी बिजनेस में, अब आपने पेप्सी कंपनी का नाम सुना है, कोका कोला, एप्पल, आईफोन, जितनी नेटवर्क हो गए, सेलफोन हो गए, आपको इनके मालिक का नाम नहीं पता, लेकिन आप क्या कहते हैं कि आईफोन अच्छा है, अच्छा सैमसंग अच्छा है, टेक्नो को आप वो वैल्यू नहीं दे रहे। अब आपको कोई गर्ज है कि इसके जो 7 डायरेक्टर्स होंगे वो कौन पर्सन है, आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं है, वो अच्छे हैं, बुरे हैं, पैसे वाले हैं, खुश इखलाक हैं। ठीक है, तो कंपनी का अगर आप कंसेप्ट माइंड में लाएं तो ये कंसेप्ट प्योरली उस पर फिक्स बैठता है। हाँ, अगर मेरे जैसे किसी बंदे को लाएंगे, उसकी करियाना की दुकान है, तो जितना अच्छा वो खुद होगा उतना अच्छा उसका बिजनेस चलेगा। आप किसी होटल पे जाते हैं, अगर उसका इखलाक अच्छा नहीं है, उसके बर्तन साफ नहीं है, तो आप नहीं जाएंगे, वो उसका काम ये डिपेंड करता है। कंपनी के फार्म में क्या है, आपको ये कंसेप्ट साफ दिखाई देगा।
और कंपनी अपने ही नाम से केस करेगी, यकीनन अब उसके अपने हाथ पैर तो नहीं है, डायरेक्टर ही करेंगे, लेकिन वो ये नहीं गिना जाएगा कि फलां डायरेक्टर ने ये केस किया, वो कहेगा फलां कंपनी ने दूसरी कंपनी पर ये केस किया। कंपनी के झगड़े हो सकते हैं, हो सकता है इस कंपनी का डायरेक्टर और इस कंपनी का डायरेक्टर आपस में मियाँ बीवी हों, भाई हों, लेकिन कंपनी ने एक दूसरी कंपनी पर केस कर सकती है। इवन के कंपनी एक इंडिविजुअल, आपने कई बार फॉरेन कंट्रीज में केस सुने होंगे कि आईफोन की वजह से किसी फीमेल का हाथ जल गया, या तो उस कंपनी ने जुर्माना पे किया। या फिर वो जो कॉफ़ी का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसके उस जिस कप में कॉफ़ी दी गई तो वो फीमेल का हाथ जल गया, फीमेल ने कंपनी पे केस किया, डायरेक्टर्स पे नहीं। कंपनी जुर्माना पे करेगी, ना डायरेक्टर्स की सैलरी पे फ़र्क पड़ेगा ना कुछ और। ये है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। इनको अच्छे से समझ लें, क्योंकि आप कभी अंदाज़ा नहीं कर पाएंगे कि MCQs कैसे बन के आने वाले हैं। हाँ, प्रैक्टिस हम कर लेंगे, उम्मीद है उन्हीं में से आए। आगे देख लें हिस्टोरिकल कास्ट कंसेप्ट, ये वाला कहता है theoretically there are the number of bases that could be used to drive the value at which transaction are recorded. Historical cost is the only one though these that needs to be considered in the context of FA2. अच्छा, definition: historical cost measures provide monetary information about assets, liabilities, related income to expenses using information derived at least in a part from the price of transaction and the other event to give rise them. In simple terms, mean assets and liabilities will be contributed to the recorded the value which they are initially recorded, and that value be based on the value at the date of transaction. मैं आपको एक सिंपल मिसाल देता हूँ, इस वर्डिंग को आपको समझने में आसानी होगी। आपने डेप्रिसिएशन पढ़ लिया होगा, आपने एक एसेट खरीदा, उसकी कीमत थी 1,20,000। अब आपको पता है ये 10 साल चलेगा और 10 साल बाद ये 20,000 का बिक जाएगा। इसका मतलब है 1,20,000 में से 20 निकालें तो 1,00,000। ये जो 1,00,000 की चीज़ है वो 10 साल में चलने वाली है। अच्छा, इस 1,00,000 को कहते हैं डेप्रिसिएशन बेस। सवाल आता है, हर साल 10,000 ये एसेट यूज होगा। देखिए ना, 1,20,000 का तो एट द एंड बिकेगा ना, यानी अपने 10 सालों में ये कितना खर्च होगा, 1,00,000 के बराबर। मतलब हर साल ये कितना खर्च हो रहा है, 10,000 के बराबर। तो आपको फिर अच्छा ये सवाल आएगा, सेम ऐसे कई सवाल आए, आपसे पूछेगा बताएं आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल गुजरने के बाद मैं इसे बैलेंस शीट में कितने का लिखूंगा। तो आप इसे बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये जो आपने एसेट खरीदा था इसे लिखेंगे ये 1,20,000 का है। 4 सालों में इसे लिखेंगे अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन। इसकी जो डेप्रिसिएशन हो चुकी है 4 सालों में कितनी, 40,000। 10,000 पर ईयर मल्टीप्लाई 4। और अब जो इसकी बुक वैल्यू है, इसे बुक वैल्यू कहेंगे, वो 80,000 रुपये है। इसे कहते हैं हिस्टोरिकल कास्ट, के आपने कास्ट प्राइस पर लिखना है, ये कंसेप्ट होता है। अच्छा, आप इसको डायरेक्ट भी ऐसे नहीं लिख सकते, आपने ये लिखना है अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रूल्स हैं ये। ठीक हो गया, तो ये आपका हिस्टोरिकल कास्ट कंसेप्ट है। चलें अब हम MCQs करते हैं। अपनी बुक से वेन्स की किताब ही खरीदें, आपके जितने कंसेप्ट और जिस तरह के क्वेश्चन ये हैं कमीशन में अक्सर ऐसे ही आते हैं। आ जाए, पहला सवाल है, देखें पहले सवाल में वो बता रहा है रूल्स एंड गाइडलाइंस दैट कंपनी मस्ट फॉलो व्हेन रिपोर्टिंग फाइनेंशियल डाटा इज कॉल्ड। कहते हैं कौन से रूल्स और गाइडलाइंस हैं जो कंपनी फॉलो करती है जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट कर रही होती है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं, या नन ऑफ अबव है। कमीशन में ये बहुत बार आपको देखने को मिलेगा, आधे MCQs के आगे नन ऑफ अबव लिखा होता है या ऑल ऑफ दीज लिखा होता है। एक तजर्बा जो गुजरा है 100 से 150 टेस्ट देने के बाद, वो ये गुजरा है कि जहां ऑल ऑफ दीज लिखा हो तो मैक्सिमम वही आंसर होता है।
ठीक है, बहुत से आपको आते होंगे लेकिन आपको समझ ना आ रहा हो तो ऑल ऑफ दीज के फेडरल में स्पेशली बहुत चांसेस होते हैं। नन ऑफ अबव के चांसेस बहुत कम, यानी 3 से 5% प्रोबेबिलिटी है। उसकी वजह यह है क्योंकि वो आपसे नन ऑफ अबव का आंसर लेकर करेगा क्या। प्रैक्टिकल सी बात है कि अगर उसने 30 MCQs के आगे नन ऑफ अबव लिखा है तो उसने वो आंसर लेकर करना क्या है आपसे, कोशिश करेगा उन 3 में से कोई आंसर दे। इसका जवाब है ए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, हमने अभी देखा है। ठीक हो गया कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल प्रोवाइड्स द डेफिनेट एंड द फैक्चुअल बेसिस ऑफ एसेट्स वैल्यूएशन। कहता है एसेट वैल्यूएशन का कौन सा वो प्रिंसिपल है जो हमको एसेट वैल्यूएशन बताता है। ठीक हो गया, इसमें है स्टेबल करेंसी प्रिंसिपल, करेंसी को छोड़ दें, मतलब इंटरनेशनल करेंसी तो हम पढ़ नहीं रहे ना। दूसरा है ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल, तीसरा है मैचिंग प्रिंसिपल। अब देखें वो कह रहा है डेफिनेट एंड फैक्चुअल बेसिस ऑफ एसेट्स वैल्यूएशन, कि हम एसेट्स की वैल्यूएशन कैसे करते हैं। अब इसमें 2 ही ऑप्शन हमें सही लग रहे हैं, एक है ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल और एक है कॉस्ट प्रिंसिपल। हमने अभी पढ़ा है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। तो इसका जो है आंसर ज़्यादा करीब कौन सा है, ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। क्यों ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल है, कॉस्ट प्रिंसिपल क्यों नहीं है। अभी हमने पढ़ा है कि एसेट्स हर साल अपनी कीमत कम किए जा रहा है तो हम उसे कॉस्ट प्राइस पर नहीं शो करेंगे। अभी जो हमने मिसाल पढ़ी है 120 रुपये का था, 40 रुपये का रिड्यूस हो गया तो बैलेंस शीट में कितने का रिकॉर्ड होगा, 80 का। इसका मतलब है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसकी बुक वैल्यू को शो करना है, ना कि कॉस्ट वैल्यूज को लिखनी है, लेकिन माइनस करके जो लिखा जाएगा, जो रिकॉर्ड होगा वो 80 का होगा। तो इसका जवाब आपका आ जाएगा ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। तीसरा देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल स्टेट्स। हाँ, ये अभी जो मैंने किया है ना, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर आप पढ़ कर गए हैं, एक तो है ना बगैर पढ़े चले गए हैं, अगर आप पढ़ कर गए हैं तो ये चीज़ आपको स्पेशली देखने में मिलेगी कि आपको 2 ऑप्शन में से चूज़ करना पड़ेगा, 4 में से नहीं करना पड़ेगा। 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जो बहुत करीब तरीन होंगे। जैसे इस सवाल में ऑब्जेक्टिविटी और कॉस्ट प्रिंसिपल था, पिछले में देखें अजम्पशंस और प्रिंसिपल हो सकता है। प्रोसीजर्स तो हमें पता है ना, आइडेंटिफिकेशन से लेकर सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने तक, क्लोजिंग एंट्रीज तक। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एसेट्स आर परचेज्ड फॉर द यूज एंड नॉट फॉर रीसेल पर्पस। कहता है कौन सा कंसेप्ट ये बताता है कि एसेट्स हमने खरीदे हैं यूज के लिए, ना कि सेल के लिए। 2 चीज़ें और देख लें यहाँ। अच्छा, इन MCQs करने से ये होगा कि कुछ भी मिसिंग अगर रह जाता है तो वो पूरे होते जाएंगे, तो इसलिए आपने ये छोड़ने नहीं है कि कहीं आप सोचें कि मैं खुद पढ़ लूँगा, याद कर लूँगा, क्योंकि किताब होगी आपके पास। देखें, जो भी चीज़ हम बिजनेस में सेल के लिए लेते हैं, जो भी सेल के लिए लेते हैं उसको हम लफ्ज़ देते हैं इन्वेंट्री का। अगर आपका मेडिकल स्टोर है ना, तो मेडिकल स्टोर पर जो भी आप जितनी भी मेडिसिन पड़ी हैं, आप हर मेडिसिन को अलग अलग आप रिकॉर्ड तो नहीं करेंगे ना, तो तमाम मेडिसिन जो वहाँ पड़ी हैं वो इन्वेंट्री, स्टॉक, परचेजेस, गुड्स, ये उनके नाम होंगे। सही हो गया। और जो मेडिकल स्टोर पर जो आपने फर्नीचर, चेयर, कंप्यूटर वो रखा हुआ है, वो आपके एसेट्स कहलाएंगे, क्योंकि वो आपने बेचने के लिए नहीं रखे। अब इसी की एक और मिसाल दें, अगर एक फर्नीचर की शॉप है तो एक फर्नीचर उसने बैठने के लिए रखा हुआ है, वो क्या कहलाएगा, अपनी टेबल, चेयर, कंप्यूटर वगैरह, वो एसेट्स कहलाएंगे। और जो फर्नीचर, सोफा सेट वगैरह उसने बेचने के लिए रखे हुए हैं, वो इन्वेंट्री कहलाएगी। सही हो गया। तो देखें, कहते हैं कौन सा कंसेप्ट हमें ये बताता है कि एसेट्स हमने इस्तेमाल के लिए लिए हैं, ना कि बेचने के लिए लिए हैं। सही। तो अब एसेट्स की एक लॉन्ग टर्म लाइफ है। पहले तो देख लें, करेंसी को तो हटा दें, ऑब्जेक्टिविटी को भी हटा दें, कॉस्ट प्रिंसिपल को भी हटा दें। गोइंग कंसर्न क्यों बता रहा है, वो बता रहा है कि बिजनेस की जो लाइफ है वो लंबी है। एसेट क्या होता है, जिसकी उम्र 1 साल से ज़्यादा हो। 1 साल से कम के भी होते हैं, लेकिन फिक्स एसेट्स आमतौर पर क्या होते हैं, 1 साल से ज़्यादा लंबे।
अब आपने जो फर्नीचर बैठने के लिए लिया हुआ है, यकीनन वो तो 10-15 साल चलेगा, 20-25 साल भी चल जाती है एक चेयर, एक कंप्यूटर आपका। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल कि ये बिजनेस चलेगा, इसी साल हम बंद नहीं कर रहे। हो सकता है आप बिजनेस 6 महीने बाद भी बंद कर दें, लेकिन जब आपने स्टार्ट किया होगा तो कोई भी इंसान ये सोच के तो नहीं करता कि मैं 3 महीने के लिए रहूंगा, फिर मुझे नुकसान हो जाएगा और फिर मैं चला जाऊंगा। यकीनन वो उसने सोचा होता है कि इसमें फ्यूचर हमने बनाना है। नेक्स्ट देख ले, विच आर द फॉलोइंग प्रिंसिपल एज्यूम दैट अ बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर से वही सवाल है। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न लॉन्ग टाइम ही चलेगा, ये चौथा। अच्छा, द अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट स्टेट्स कंपनीज एंड ओनर शुड बी अकाउंट फॉर सेपरेटली। वो क्या कह रहा है कि कंपनी अलग है और ओनर क्या है, अलग है। तो सिंपली हमने पढ़ा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी मतलब बिजनेस खुद एक एंटिटी है, एक इंसान है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक सेपरेट उसकी रिकॉग्नाइजेशन है। चले नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू dash the personal expenses paid by Mr. A from his pocket would not be recorded in a business books of accounts। ठीक हो गया। तो आपने अपनी जेब से किसके खर्चे पे कर दिए, बिजनेस के। आपका अपना ही बिजनेस था, लेकिन आपको बताया था कि अकाउंटेंट बैठा हुआ है बिजनेस पर, वो आपसे कहेगा कि आपने सर कितने पैसे पे किए हैं बिजनेस के लिए, तो आप कहेंगे मैंने 100 रुपीज़ पे कर दिए। तो वो क्या कहेगा, सर ये आप 100 रुपीज़ रखें बिजनेस से। अब आप कहेंगे बिजनेस मेरा है, मैंने पे कर भी दिए, तो क्या है। वो कहता है आपका है, लेकिन अब आपका नहीं है। बिजनेस एक अलग पर्सनैलिटी है, मैं बिजनेस का अकाउंटेंट हूँ। जो आप बिजनेस के लिए पे करेंगे ये 100 रुपया, क्यों कह रहा है, आपने 100 आज पे कर दिया है, कल को किसी कस्टमर का 2000 का बिल होगा, आप जेब में उठाए निकल पड़ेंगे कि चलो बिजनेस तो मेरा है, मैं ले जाता हूँ 2000। तो अकाउंटेंट ऐसा नहीं होगा, आप एक अलग पर्सनैलिटी हैं, आपने जो भी करना है रिकॉर्ड करवाना है। ठीक है, तो ये भी आपका सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट में आएगा। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डील्स विद द वैल्यूएशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट एट द कॉस्ट। तो ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत तो नहीं है, सेम क्वेश्चन था। वैल्यूएशन अब किस पे करनी है, कॉस्ट पे करनी है। तो पहले तो ये एंटिटी प्रिंसिपल हटा दें, ख़त्म। मैचिंग प्रिंसिपल हटा दें, ख़त्म। करेंसी प्रिंसिपल वैसे ही हटा दें। तो कॉस्ट प्रिंसिपल, कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, एसेट को कहाँ रिकॉर्ड करो, उसकी लागत पे रिकॉर्ड करो हमेशा। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग एन एक्सपेंस। यूज्ड टू रिकॉर्डिंग एन एक्सपेंस, देखें 4 है। मैचिंग है, कॉस्ट प्रिंसिपल है, रियलाइजेशन है और ऑब्जेक्टिविटी है। तो खर्चे को रिकॉर्ड करना है, ठीक है, तो ये आपका मैचिंग प्रिंसिपल करेगा। ठीक हो गया। ये प्रिंसिपल्स हम कुछ रह गए हैं, जैसे रियलाइजेशन प्रिंसिपल है, क्योंकि हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स पढ़े हैं, प्रिंसिपल्स नहीं पढ़े। रियलाइजेशन है, मैचिंग है, ऑब्जेक्टिविटी है, मॉनेटरी यूनिट अजम्पशन है, पीरियोडिक अजम्पशन है। ठीक हो गया। तो ये कुछ रहते हैं, ये 8 है या 4 हैं, ये हम पढ़ेंगे। ठीक हो गया। मैचिंग प्रिंसिपल्स है कि क्या है कि ये जो खर्चा है ना, ये इसी पीरियड का है, इसी पीरियड का खर्चा है, इसे इसी पीरियड में रिकॉर्ड होगा, चाहे आप पे करें या ना करें। ठीक हो गया। नेक्स्ट है कंपनी नॉट डिस्क्लोजिंग एन इमिनेंट बैंक्रप्सी वुड वियोलेट द। अब देखें, एक बिजनेस है, वो चल रहा है, लेकिन वो नुकसान में जा रहा है, उसके पास पैसा खत्म हो गया, इतना खत्म हो गया कि बैंक करप्ट हो गया। बैंक करप्ट से मुराद, अब वो बैंक से जो उसने लोन लिया हुआ था उसका वो सूद भी नहीं पे कर पा रहा। तो कहते हैं ये, अब ये वो क्या कर रहा है, वो बिजनेस वो पब्लिक से छुपा रहा है, पब्लिक को नहीं बता रहा। तो वो कहता है ये कौन सा प्रिंसिपल है जो वो वियोलेट कर रहा है, नॉट डिस्क्लोजिंग एन इमिनेंट बैंक्रप्सी वुड वियोलेट द। कौन सा प्रिंसिपल, पहला है बिजनेस एंटिटी, दूसरा है गोइंग कंसर्न, तीसरा है मॉनेटरी यूनिट, चौथा है पीरियोडिकली। तो इसका जवाब है आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ठीक है। बैंक अगर आप छुपाते हैं, वैसे तो होना चाहिए था
वो कि कौन सा कंसेप्ट है जो आपको बताता है इसके बारे में? बिजनेस एंटिटी हो गया, गोइंग कंसर्न हो गया, एक्रूअल बेसिस, मटेरियलिटी, प्रूडेंस, कंसिस्टेंसी, ड्यूअल कंसेप्ट, हिस्टोरिकल कास्ट। तो यहाँ पर जो करीब तरीन ऑप्शन है वो आपका क्या है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है। ठीक है, वो हम नहीं देखते, इतना हम लेक्चर को नहीं बढ़ाते। सारी चीज़ें समझने से हर कोई कासिर होता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब का हिस्सा बन रहे हैं ना, तो अपने माइंड में ये रखिएगा कि आपको ना सिर्फ 20% कंसेप्ट होंगे, क्योंकि अगर आपको 60-70% कंसेप्ट होते तो आप PhD स्कॉलर होते। ठीक है, कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ा रहे होते और 10-15 लाख कमा रहे होते। सही हो गया। जैसे मुझे कोई कंसेप्ट नहीं है, इसलिए मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। ठीक है, और हमने सारी ज़िंदगी बैंक रिकॉन्सिलेशन को देखते रहना है कि पैसा बस आया है और गया है गवर्नमेंट के खाते से। ठीक हो गया। नेक्स्ट देख लें, 9th B है हमारा। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है कि हम बैंक करेंसी शो नहीं कर रहे। आगे देखें, 10वां है द अजम्पशन दैट स्टेट्स दैट बिजनेसेस कैन डिवाइड अप टू देयर एक्टिविटीज इनटू आर्टिफिशियल टाइम पीरियड। ये मैंने बताया था कि बिजनेस की लाइफ क्या होती है? इन्फिनिटी होती है, और हम क्या करते हैं? उसे साल साल के टाइम पीरियड में बांट देते हैं। तो क्या कहलाएगा? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहलाएगा। ऐसे ही गोइंग कंसर्न यानी हमेशा चलता रहने वाला। तो इसका भी जवाब क्या? हाँ सॉरी, एक मिनट, विच ऑफ द फुल अजम्पशन पूछी है, सॉरी। अगर कंसेप्ट पूछा होता तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होता। अब उसने अजम्पशन पूछी है, तो ये होगी पीरियोडिसिटी अजम्पशन। ये आपने खास ख्याल रखना है। अजम्पशन पूछी गई है, कन्वेंशंस पूछी गई है, या फिर कंसेप्ट पूछा गया है। सही हो गया। पीरियोडिसिटी अजम्पशन कहलाएगी कि आपने क्या किया है? पीरियड्स में डिवाइड कर दिया है उसकी लाइफ को। सही हो गया। नेक्स्ट देख ले, एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल परचेज प्राइस अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल परचेज, यानी कि आपने उसे किस कीमत पर? कास्ट प्राइस पर खरीदा है। तो एक है मटेरियलिटी प्रिंसिपल, हिस्टोरिकल, कास्ट बेनिफिट को तो निकाल देना, ऐसी कोई चीज़ नहीं। कंसिस्टेंसी, ये तो हम मेथड लगाएंगे तब देखेंगे। मटेरियलिटी बचता है। ठीक है, मटेरियलिटी क्या है? हमने कुछ छुपा तो नहीं रहे, तो ये दो बचते हैं, मटेरियलिटी और हिस्टोरिकल कास्ट। अब उसने खुद कहा कि ओरिजिनल प्राइस पे रिकॉर्ड करें, तो ये कास्ट प्रिंसिपल कहलाएगा। इसका बी जवाब है। आगे देखें, मैनेजमेंट कंसीलिंग इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वियोलेट्स द। कहता है मैनेजमेंट क्या कर रही है? अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई अहम मालूमात है जो कि छुपा रही है। ठीक है, तो ये कौन सा मतलब कौन सा प्रिंसिपल है जो वियोलेट कर रही है, जिसके खिलाफ वर्जी कर रही है? ठीक है, तो सिंपल है, इसे कहते हैं फुल डिस्क्लोजर। कंसिस्टेंसी तो नहीं ना, हिस्टोरिकल भी नहीं, मटेरियलिटी भी नहीं। या आप मटेरियलिटी पे फंसेंगे या फुल डिस्क्लोजर क्या होती है? मुकम्मल सच्चाई बतानी है आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, छुपाना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, व्हेन एस्टिमेटिंग अनअर्न्ड रेवेन्यूज विच प्रिंसिपल अप्लाइज। कहते हैं जब हम एस्टिमेट लगा रहे होते हैं अनअर्न्ड रेवेन्यू का, तो कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होता है इस पे? देखिए, अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या होती है, यहां देखिए, आपने किसी से कैश वसूल कर लिया और 10,000 रुपये, और आपने कह दिया मैं उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर दूंगा। एडवांस फीस आपने ले ली। अब आप उससे कहेंगे आप एक काम करें, अगले 4 महीने तक आप मेरी शॉप में आ सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, इस तरह का कोई मान लें आप कोई सर्विसेज अगले 4 महीने, इसे हम कहेंगे अनअर्न्ड रेवेन्यू। और ये क्या बन जाएगी? ये आपने एसेट बढ़ा लिया और ये लायबिलिटी भी बढ़ा ली।
अब जैसे ही 1 महीना गुजरेगा, ये आपने उसे 4 मंथ सब्सक्रिप्शन दी ना, 4 मंथ आपने उसे कहा कि आप ये यूज कर ले। तो जैसे ही पहला मंथ गुजरेगा, तो पहले देखें ये 10,000 है और 4 मंथ है, तो 2500 पर मंथ बनता है। तो जैसे ही पहला मंथ गुजरेगा, आपकी ये अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या हो जाएगी, 2500 से डेबिट ये वाली, और आपकी रेवेन्यू, सर्विस रेवेन्यू आपने कमाई होगी 2500। हर महीने के एंड पर आपने ये एंट्री कितनी बार करनी है, 4 बार। तो अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या हो गई, आपकी लायबिलिटी हो गई। आपने अभी कमाई नहीं है और रिकॉर्ड कर ली, कैश तो मिल गया ना आपको, तो ये आपकी लायबिलिटी बन गई। अब हर महीने के एंड पर आपकी लायबिलिटी कम होगी, इसलिए देखें डेबिट हो रही है, और आपकी रेवेन्यू बढ़ती जाएगी। सही, आपने कमाई यहां पर है, और कितना कमाया है, 2500। दूसरे मंथ के एंड पर और 2500 कमा लेंगे, तीसरे मंथ के एंड पर और 2500, चौथे, यानी 4 महीनों तक अभी आपने ये 10,000 कमाना है। सिंपली आप ये देख लें, आप किसी एकेडमी कॉलेज में जाते हैं तो पूरे साल की आप फीस पे कर देते हैं। पंजाब कॉलेज में आप गए, आपने 70,000 दे दिया, तो वो क्या, वो 70,000 आपने उन्हें जनवरी में पे कर दिया। आप 100 बच्चे थे और हर बच्चे ने 70,000 पे कर दिया, तो ये क्या, कितना बन गया, 70 लाख। अब क्या ये 70 लाख इसी जनवरी की अर्निंग है? नहीं, ये 70 लाख जनवरी से लेकर दिसंबर तक की अर्निंग है, पूरे 12 महीने की। हर महीने जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, आप इसे 72 लाख कर ले, ठीक है, 72 लाख 12 महीने, यानी हर महीने कितना, 6 लाख। तो पंजाब कॉलेज वाले कहेंगे हर महीने हमने कितना कमाया, इस क्लास से, एक क्लास से 6 लाख। अब वो जो टीचर्स को सैलरी दे रहे हैं वो पर मंथ दे रहे हैं, तो हर महीने आपकी क्लास पर जो भी खर्चा होगा, सप्लाईज का, टीचर्स का, इलेक्ट्रिसिटी का, मैनेजमेंट का, आपकी क्लास पर मान लें वो हर महीने हो रहा है 2 लाख, तो 6 में से 2 लाख माइनस करके कहीं ना कहीं वो हर महीने 4 लाख के क्या काउंट कर रहे हैं, आपकी क्लास से नफा कमा रहे हैं। जैसे ही महीने का एंड गुजरता होगा, इस 72 लाख में से 2 लाख पे करते होंगे, अज्यूम क्या करते होंगे, हमने कितना कमाया, 6 लाख, उसमें से क्या खर्चा कितना हुआ, 2 लाख, और ये 4 लाख। तो ये इतना सिंपल ये नहीं कि बस पैसा आ गया तो आपने इसी मंथ या एक ही दिन में कमा लिया, जैसे यूनिवर्सिटीज़ की फीस है तो पूरे सेमेस्टर का काउंट करते होंगे। ठीक हो गया। अब आ जाए हमारे एमसीक्यूज पर। एस्टिमेटिंग अनअर्न्ड रेवेन्यू, विच प्रिंसिपल अप्लाइज। जब आप अनअर्न्ड रेवेन्यू को देख रहे होते हैं तो कौन सा आप एस्टिमेट कर रहे होते हैं, कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा होता है, तो इसे हम कहते हैं कन्वर्टिज्म प्रिंसिपल। इसके बारे में मैंने कन्वर्टिज्म प्रिंसिपल, ये प्रूडेंस है जो हमने प्रूडेंस में पढ़ा है ना। प्रूडेंस क्या कहता है कि नुकसान हो तो रिकॉर्ड कर ले, और नफा हो तो या रेवेन्यू हो तो रिकॉर्ड ना करें। अब देखें यहां पे ये जो मैंने कैश रिसीव किया है, ये वाला क्या हो गया इसको, ये वाला कैश जो मैंने रिसीव किया है, देखिए मैंने इसको रेवेन्यू नहीं लिखा बल्कि अपने ऊपर लायबिलिटी इंपोज किया है। हालांकि रिसीव हो गया, लायबिलिटी इंपोज किया है, आमदनी नहीं इंपोज किया। क्यों? क्योंकि प्रूडेंस कंसेप्ट है, आप आने वाली आमदनी को आज रिकॉर्ड आमदनी नहीं कंसीडर कर सकते। चाहे कैश ले लिया आपने, हो सकता है वो बंदा 1 महीने के बाद कहे कि बस मैं आपकी मजीद सर्विसेज नहीं चाहता, आप मुझे मेरा 10,000 उसने दिया था, 2500 की सर्विसेज यूज कर ली उसने, 7500 आप उसको वापस कर देंगे। इसलिए ये क्या है, प्रूडेंस कंसेप्ट है, कन्वर्टिज्म या क्रिटिज्म जिसे कहते हैं। नेक्स्ट देखें, स्विचिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल एवरी ईयर वुड वियोलेट द। आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल को स्विच करते जा रहे हैं, चेंज करते जा रहे हैं हर साल, तो हमने पढ़ा था कंसिस्टेंसी नहीं है आपके काम में। कभी वाइट कपड़े पहन लेते हैं, कभी ब्लू कपड़े पहन लेते हैं, एक हफ्ता आप ब्लू वर्दी में आते हैं, एक हफ्ता वाइट, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है। तो सिंपल हमारा
जवाब यहाँ पर सामने है, हम कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल को वियोलेट कर रहे हैं, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ठीक हो गया। आगे देखें, रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू इन द सेम पीरियड इन विच दे अकर कॉल्ड। ठीक है, तो सिंपली बात है, आपको बताया था जिस पीरियड का खर्चा आमदनी हो और जिस पीरियड का खर्चा हो, चाहे आपने आमदनी रिसीव की है या नहीं की, चाहे खर्चा आपने पे किया है या नहीं किया, आप रिकॉर्ड करें उसके अंदर, उसी मंथ में रिकॉर्ड करें। अगर खर्चा हो गया है, अगर आमदनी हो गई है तो रिकॉर्ड करें। तो इसे क्या कहते हैं, मैचिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं, कि जिस पीरियड की जो आमदनी है उसको उसी पीरियड के खर्चों के साथ मिलाकर देखें कि आमदनी ज्यादा है या खर्चे ज्यादा है। ठीक हो गया, इसे कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। 16वां देखें, कहता है विच अकाउंटिंग कंसेप्ट रिक्वायर्स दैट अमाउंट ऑफ गुड्स टेकन फ्रॉम इन्वेंट्री बाय द प्रोस्पेक्टर ऑफ अ बिजनेस आर ट्रीटेड एज ड्राइंग्स। अच्छा, एक तो ये भी होगा, आप देख रहे होंगे ये ज्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं पूछते, पीपीएससी में पूछे जाएंगे, पीपीएससी में 3-3 लाइनों के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए वो कहता है कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट है, रिक्वायर्स दैट अमाउंट ऑफ गुड्स टेकन फ्रॉम इन्वेंट्री बाय द प्रोस्पेक्टर ऑफ अ बिजनेस आर ट्रीटेड एज ड्राइंग। कहता है अगर आप बिजनेस का जो मालिक है, प्रोस्पेक्टर है, वो अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए, ड्राइंग्स क्या होती हैं, पर्सनल इस्तेमाल के लिए जब कोई चीज़ उठाता है तो कौन इन्वेंट्री उठा ली उसने, यानी मेडिसिन, मेडिकल स्टोर है, उसने कोई 1000-1500 की मेडिसिन अपने घर वालों के लिए उठा ली, तो उसे एज अ ड्राइंग्स रिकॉर्ड करने के लिए हमें कौन सा प्रिंसिपल कहता है, सिंपली बात है सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल आपको ये कहेगा। बिजनेस क्या कहेगा आपसे, देखें ये वाला कंसेप्ट, देखें आप हैं बिजनेस के मालिक और मैं हूं बिजनेस। अगर जिस तरह आप जब मुझे कुछ देते हैं तो उसे एज अ कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं, तो जब आप मुझसे कुछ लेंगे तो एज अ ड्राइंग रिकॉर्ड किए जाएगा। तो ये वो कंसेप्ट है कि आप अलग हैं और मैं अलग हूं। अच्छा, ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ये बड़ा ही अहम कंसेप्ट है, इसको मैं अभी समझाने बैठा तो लेक्चर निकल जाएगा, क्योंकि हमें 2 घंटे लगाए थे किसी टीचर ने ना। ये ज़्यादा यूज़ नहीं होगा आपके लिए पेपर्स में, आप पढ़ना चाहें तो वैसे पढ़ ले। द अकाउंटिंग कंसेप्ट ये 17वें ग्रेड के टेस्ट में यूज़ हो सकता है, जो 16 या 14 ग्रेड के टेस्टों में यूज़ नहीं होगा और बहुत कम यूज़ होगा। नेक्स्ट देखें, द अकाउंटिंग कंसेप्ट विच डिक्टेट्स दैट नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स लिख लें या फिक्स एसेट्स लिख लें, मतलब जिनकी उम्र 1 साल से ज़्यादा हो, शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट लेस अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन रेदर देन एट देयर इनफोर्स्ड सेलेबल वैल्यू। हाँ, वो कहते हैं ये कौन सा कंसेप्ट है जो हमें ये कहता है कि अकाउंटिंग के एसेट्स को कैसे लिखें। जैसे मैंने आपको बताया था 120 का लिया, 40 का डेप्रिसिएट हो गया, 80 रुपये का लिखेंगे, बजाय इसके कि मार्केट में अब उसकी वैल्यू क्या हो गई है, या तो हो चुकी है 70 या हो चुकी है 90। हो जाता है ना ऐसे। मान लें मेरे साथ हुआ है, मैंने चेयर्स ली थी अपनी एकेडमी के लिए ना, लकड़ी की, तो उस टाइम मैंने ली थी 450 रुपये की, एक 450 की। तो 1.5 साल मैंने उनको यूज़ किया, वो बारिश में भी पड़ी रही, ख़राब हो गई, थोड़ी पुरानी हो गई। अब जब वो 2 साल गुजरे ना, तो अचानक से अब उसी शहर में उन चेयर्स की प्राइस 650-700 पे चली गई, तो मेरी एक चेयर फिर मैंने 500 की सेल कर दी। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से अगर इस रूल्स को फॉलो करें तो वो क्या हो चुकी थी, 450 की ली थी, एटलीस्ट 2 सालों में 50 रुपए की तो डेप्रिसिएट हुई होगी, खर्च हुई होगी, मतलब पुरानी भी हो गई, बारिशों में भी पड़ी रही, तो 400 की बिकनी चाहिए थी ना। मैं उन्हें 400 का ही एज्यूम कर रहा था, लेकिन वो 500 की बिक गई मार्केट वैल्यू के हिसाब से। अब देखें वो क्या कह रहा है, कहते हैं शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, वैल्यूड एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन रेदर देन देयर इनफोर्स्ड स्टेबल वैल्यू। कहते हैं हमसे आज की वैल्यू की बजाय
अपने रूट्स की वैल्यू इस वैल्यू पर क्यों लिख रहे हैं, जबकि आज की वैल्यू या 90 हो चुकी है या 70 हो चुकी है, हम उसे 80 का लिख रहे हैं इस कंसेप्ट के तहत। तो कहता है कौन सा प्रिंसिपल ये कहता है, देखिए वो कहता है गोइंग कंसर्न, ये कहता है हमें। क्यों? अब गोइंग कंसर्न कैसे कहता है, देखिए देखो बच्चे, मार्केट का कोई भरोसा तो होता नहीं है। मार्केट में टेक्नोलॉजी दिन ब दिन क्या होती जा रही है, सस्ती होती जा रही है। आपके फ्रूट, सब्जी, लकड़ी वगैरह ये महंगे होते जा रहे हैं। और चीज़ों के महंगे और सस्ते होने में एक बहुत बड़ा किरदार होता है आपकी इंटरनेशनल करेंसी और इन्फ्लेशन का। हो सकता है आज मार्केट में इसकी कीमत क्या है, 70, आपने इरादा कर लिया यार इसको बेच देते हैं, नो सॉरी 90 है, ठीक है। आपने कहा ये तो अच्छी बात है, मैं तो समझता था ये 80 की बिकेगी, ये कितने की बिक रही है, मैंने 80 का लिखा हुआ है, ये मार्केट में इसकी कीमत 90 है। आपने बेचने का इरादा किया, 3 दिन लग गए आपको प्रोसीजर मार्केट में पहुंचने में, पता चला आज उसकी कीमत क्या हो गई है, 65। तो मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए वो कहता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, जो मेथड लेकर चल रहे हो उसी मेथड के बेस पर चलो। जब इसके 10 साल पूरे हो जाएंगे तो हमने क्या सोचा हुआ था, 120 की ली थी और 20 की कबाड़िए में बिकेगी, सैल्वेज वैल्यू। हो सकता है एट द एंड जब ये हमारे काम का ना रहे ये प्रोडक्ट, ये 10 का बिक सकता है, 40 का भी बिक सकता है। उस वक्त हम अपने एस्टिमेशन को छेड़ेंगे और गवर्नमेंट में रिकॉर्ड करवाएंगे, देखिए सर हमने 20 का सोचा था, 10 का बिक रहा है। तो जो 10 रुपए का हमें लॉस आया ना, वो हमें एज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस या स्पेशल आइटम लॉस लिखने दें, और नफ़ा कम हो जाएगा तो टैक्स कम लगेगा। लेकिन अगर बेनिफिट आया है, 20 का सोचा था 40 में बिका है, तो वो जो 20 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट आया वो भी इनकम स्टेटमेंट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन गिना जाएगा और उस पर जो टैक्स रेट लग रहा होगा वो लगेगा। ठीक हो गया? तो ये आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है। नेक्स्ट देखें, कहता है इन इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट अ लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइज वैल्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कंसेप्ट गवर्न्स दिस। कहता है कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट इसकी वकालत करता है। देखें सबसे पहले तो ये समझें ये होता क्या है। आप कुछ मेडिसिन लाए थे बेचने के लिए, वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट या रियलाइज नेट रियलाइज वैल्यू, NRV कहते हैं इसे, और इसे LCM कहते हैं, लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ मार्केट। कहते हैं इन्वेंट्री को ना इन दो में से, यहां देखिए मैं यहां कर देता हूं, एक है आपकी कॉस्ट प्राइस और एक है इसकी नेट रियलाइज वैल्यू। इनमें से लोअर वैल्यू पर आपने इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना है। आप कोई चीज़ लाए थे वो 10 रुपए की है, उसकी नेट रियलाइज वैल्यू है 8 रुपए, तो आप उसको 8 रुपए का काउंट करेंगे। आप एक चीज़ लाए थे 10 रुपए की और उसकी नेट रियलाइज वैल्यू है 12 रुपए, तो आप उसको 10 रुपए पर रिकॉर्ड करेंगे। इसे कहते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइज वैल्यू। इनमें से जो छोटी वैल्यू होगी आप उस पर रिकॉर्ड करेंगे। वैसे भी प्रूडेंस कंसेप्ट हमें क्या कहता है, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो मेडिसिन लाए थे, जो टैबलेट्स आप लाए थे, तो उसका जो लीस्ट वेरिएंट होगा ना वो आप चूज़ करेंगे, खुशी वाला वेरिएंट नहीं। मोहतात रहना है आपने अकाउंटिंग की दुनिया में। कहीं आप खुशी में उस इन्वेंट्री को ये रिकॉर्ड करना शुरू कर दें कि यार मैं 10 की लाया था, ये तो 12 की हो गई है, मतलब मैं तो इस पर 5 रुपये कमाकर इसे 15 की बेचने वाला था, अब इस पर 5 रुपये कमाकर इसको 17 की बेचूंगा, महंगी हो गई है। करते हैं ना लोग ऐसे, ठीक हो गया? लेकिन अकाउंटिंग ये इजाज़त नहीं देती कि आप किसी खुश फहमी का शिकार ना रहें। तो कौन सा कंसेप्ट मैंने लफ्ज यूज़ किया, प्रूडेंस कंसेप्ट, इसका आंसर है। प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है कि अपनी खुद को मोहतात रखो, खुश नहीं हो जाना कि मेरी मेडिसिन जो मैं सस्ते में लाया था। होता है ना, लोग चीनी लेकर आते हैं, गवर्नमेंट रेट बढ़ा देती है। अगर गवर्नमेंट ने 8 रेट बढ़ा दिया है और आप 10-15 मन चीनी लेकर आए थे
और आपने बढ़े हुए रेट्स पर सेल करना शुरू कर दिया, तो अगर वो कम कर दे रेट, एक दिन बढ़ा दिए 3 दिन बाद कम कर दिए, ठीक है, हाँ आप बढ़े हुए रेट पर सेल ज़रूर करें, लेकिन मोहतात रहकर आपने चीनी को रिकॉर्ड करना है, ठीक है, कि इतने की रखी हुई है। इन्वेंट्री आपकी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होती है। जो इन्वेंट्री होती है ना, ये मेडिसिन की जो कीमत है बैलेंस शीट में इन्वेंट्री के नाम से रिकॉर्ड होती है, तो आपने उसे लोअर वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है, आप उसे बढ़ी हुई वैल्यू पर नहीं लिख सकते। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अकाउंटिंग प्रोसीजर इज नॉट करेक्ट। अच्छा ये थोड़ा बड़ा हो गया, देख लेते हैं। वो कहता है कौन से ऐसे अबाउट अकाउंटिंग प्रोसीजर इज नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट है जिस पर अकाउंटिंग प्रोसीजर करेक्ट नहीं बैठ रहे। द जर्नल शोज इन वन प्लेस ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन अरेंज्ड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब टू टाइम वाइज। हम जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, जो इवेंट पहले आएगा उसकी जर्नल एंट्री पहले होगी, सही। तो ये तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, द जर्नल शोज इन वन प्लेस एट ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, ये तो ठीक है, ये गलत नहीं है, हमने नॉट करेक्ट बताना है। अ लेजर अकाउंट शोज इन वन प्लेस ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन अ स्पेसिफिक एसेट और लायबिलिटी और ओनर इक्विटी, ये भी सही है कि लेजर अकाउंट शो करता है ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन अ स्पेसिफिक एसेट। लेजर्स क्या होते हैं, हर एक एटम का अलग अलग लेजर बनता है, टी अकाउंट। ठीक हो गया। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको चीज़ें आती हैं, ठीक है। जैसे अब फर्नीचर है, फर्नीचर हमने ख़रीदा पहले 10,000 का, फिर 15,000 का, फिर 5,000 का बेच दिया, तो अभी हमारे पास ये 25 हो गया, 25 में से 5 गए, अभी 20,000 का फर्नीचर है। इसी तरह इक्विपमेंट का अलग लेजर बनेगा। कैश अभी कितना इन हुआ है, इन वाला कैश यहाँ पर, आउट वाला कैश यहाँ पर, सबका अलग अलग ये लेजर्स बनेंगे। तो ये दूसरी स्टेटमेंट भी ठीक है कि स्पेसिफिक एसेट, लायबिलिटीज और ओनर इक्विटी के अकाउंट्स बनते हैं, सही हो गया। तीसरा देखें, तीसरा है पोस्टिंग इन अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम लेजर अकाउंट्स टू द जर्नल। प्योरली गलत है। प्योरली गलत कैसे, सिंपल सी बात है, हम जर्नल से लेजर में पोस्ट करते हैं। पोस्टिंग का क्या मतलब है, पहले जर्नल बनाया गया, उसके बाद लेजर बनाया गया, पहले जर्नल, उससे बैलेंसेस लेजर में पोस्ट हुए, ये जवाब हो सकता है। अगला भी देख लें, द प्रोडक्ट ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल इज अ फॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट, ये भी ठीक है। कहता है अकाउंटिंग साइकिल की जो प्रोडक्ट है, अकाउंटिंग साइकिल पूरा इतना बड़ा क्यों लेकर, ये जर्नल से क्यों लेकर चलते हैं, हमें चाहिए क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए होती हैं जो हमने पब्लिक को इशू करती हैं। किसी कंपनी के आपने जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस कुछ भी नहीं देखा होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको देखने। तो जो पूरे अकाउंटिंग साइकिल का जो प्रोडक्ट है ना, जो हम बनाना चाह रहे हैं, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक हो गया। तो तीसरा इसका एक आंसर सही लग रहा है, एक मिनट, हाँ सी इसका आंसर है। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें, अकाउंटिंग इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बिकॉज, ये इसकी सबसे शॉर्टेस्ट डेफिनेशन है। अकाउंटिंग की अगर कोई डेफिनेशन पूछे ना, सबसे शॉर्टेस्ट डेफिनेशन है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इट कम्युनिकेट्स द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट ओनली, ये नहीं होना चाहिए। ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिर्फ मैनेजमेंट तक तो नहीं पहुंचाती ना, हर कोई, जिस मुझ जैसा बंदा भी देख रहा है तो उसको भी तो समझ आ रही है। इन ऑर्डर टू रन अ बिजनेस one must have knowledge about accounting. In order to run a business one must have, नहीं, ठीक है, जरूरी नहीं बिजनेस वहीं ऑपरेट करे जो अकाउंटेंट, वो अकाउंटेंट एक अलग होता है, बिजनेस कोई भी ऑपरेट कर सकता है, बहुत से लोग तो पढ़े लिखे भी नहीं होते। डिफरेंट बिजनेसेस अकाउंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नहीं ये नहीं होता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है एक बिजनेस की। It helps to organize and communicate financial statements to end user, ये इसका जवाब है डी। ठीक है, इसका सी था, इसका डी है। एंड यूजर तक आपका क्या करती है, जवाब पहुंचाती है। अब कोई भी हो सकता है, ठीक है। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, 20 MCQs हो गए हैं। हम इसी टॉपिक को कल देखेंगे। इसमें टोटल हमारे पास हैं 68 MCQs हैं, आप खुद भी पढ़िएगा।
ठीक है, जो कंसेप्ट रह गए हैं जैसे रियलाइजेशन हो गया, ठीक है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म हो गया, करेंसी कंसेप्ट हो गया, वो हम कल वो भी पढ़ेंगे और इसको भी देखेंगे। ठीक है, ज़्यादा आपने जल्दी नहीं करनी। अगर हमें सिर्फ इसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर पर 3 दिन लग जाएं, 4 दिन लग जाएं, तो ये कुछ ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है, अगर हम इस सिलेबस को देखें, ये सिलेबस है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 है। 11 से मुराद, इस 11 से ऊपर सिलेबस हो ही नहीं सकता। ठीक है, चाहे पीपीएससी ही क्यों नहीं है, पीपीएससी में तो ये 11 भी नहीं होंगे। पेंशन डॉक्यूमेंट्स निकाल दें, आईटी नॉलेज निकाल दें, पेपरा रूल निकाल दें, पीपीएससी में तो ये है ही नहीं। ठीक है, और बाज़ औक़ात ये भी नहीं आता, प्रिपरेशन ऑफ एनुअल बजट भी नहीं आता पीपीएससी में। ठीक हो गया, तो 11 है। अगर 4 दिन भी एक पर लग जाए तो 11 चौके 44, तो 44 दिन में आपकी एक ऐसी प्रिपरेशन हो जाए जो 2-3 साल तक आपको काम दे। 4 वैसे लगेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक है, आप 2 मंथ का कंसेप्ट लेकर चले। अगर ये सारे 2 मंथ में कवर हो जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। लोग 2-2 साल लगे रहते हैं, टेस्ट नहीं पास कर पा रहे होते। ठीक है, चलें, आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।